का सारथी। राज्य चुनाव में प्रचंड बहुमत के बाद पीएम मोदी का कांग्रेस पर तीखा तंज, कहा ऐसी ही समझदारी रही तो और नुकसान झेलने के लिए रहें तैयार। जयपुर में राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या, हमलावरों ने घर में घुसकर मारी गोली, साथ आया एक हमलावर भी मुठभेड़ में ढेर। इंडिया की बैठक टली, अब दिसंबर के तीसरे हफ्ते में होगी बैठक, ममता नीति समेत कई नेताओं ने शामिल होने से किया था इनकार। आंध्र के तटों से टकराया साइक्लोन मिचोंग, 100 से ज्यादा ट्रेनें और 50 से ज्यादा फ्लाइट कैंसिल। चेन्नई की सड़कों पर 4 फीट तक भरा पानी, 12 लोगों की हुई मौत। रेवंत रेड्डी होंगे तेलंगाना के अगले मुख्यमंत्री, राहुल गांधी ने मुहर लगाई, 7 दिसंबर को लेंगे शपथ। और मिजोरम में 8 दिसंबर को होगा सीएम का शपथ ग्रहण। जेडपीएम नेता लाल दुहोमा के घर पर हुई बैठक, पार्टी ने 40 में से 27 सीटों पर हासिल की जीत। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, देश की बात में आपका स्वागत है। मैं हूं मनोज मानस। अब रुक करेंगे खबरों का। खबर जयपुर से है, जहां राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी की हत्या के बाद तनाव की स्थिति पैदा हो गई है। हत्या के बाद राजपूत समुदाय के लोगों ने उस अस्पताल के बाहर एकत्र होकर प्रदर्शन शुरू कर दिया है, जहां सुखदेव सिंह गोगामेडी के पार्थिव शरीर को रखा गया है। राजस्थान में नई सरकार गठित होने से पहले इस तरह की घटना ने पूरे राज्य में तनाव की स्थिति पैदा कर दी है। वहीं राजस्थान में बवाल की आशंका के चलते प्रशासन अलर्ट मोड पर रखा गया है। बता दें कि राष्ट्रीय राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष की उनके घर पर ही गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हमलावर स्कूटी पर सवार होकर आए थे, जिसमें एक हमलावर की क्रॉस फायरिंग में मौत भी हुई है और अन्य आरोपियों की गिरफ्तारी की मांग को लेकर समर्थकों का प्रदर्शन जारी है। अब इस घटना का सीसीटीवी फुटेज भी सामने आया है। तस्वीरें साफ तौर से आप देख पा रहे हैं, ये उस घटना का सीसीटीवी फुटेज है। तो राजपूत करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष थे सुखदेव गोगामेडी, जिनकी घर में घुसकर ताबड़तोड़ गोलियों से हमला कर उनकी हत्या कर दी गई है। 3 लोग यहाँ आए थे, यहाँ बाहर से सूचना दे दिया कि मिलना है हमें सुखदेव सिंह जी से। तो सुखदेव सिंह जी से उनका जो पीएस जो सिक्योरिटी है वो जाके पूछ लिया, तो उनका अनुमति मिलने के बाद तीनों लोग अंदर गया। वहाँ करीबन 10-1 मिनट उनके साथ बातचीत किया। 10-1 मिनट के बाद उनके ऊपर फायरिंग किया। उस फायरिंग में सुखदेव सिंह जी का डेथ हो गया। उनके बगल में जो सिक्योरिटी खड़ा था उनके भी गोली लग गया, वो अभी हॉस्पिटल में आईसीयू में है। और इस क्रॉसफायर के दौरान 3 हमलावरों में एक का भी डेथ हो गया। तो वो जिसका डेथ हो गया उनका नाम है नवीन सिंह शेखावत। वो है यहाँ का मूल रूप से शाहपुरा के पास का रहने वाला है और अभी जयपुर में निवास कर रहा है। क्या करता था? ये कोई दुकान करता है, कोई छोटा मोटा कपड़े का दुकान करता है। तो जो भी हो, हम उसका उस लीड है। हमारे पास सीसीटीवी का फुटेज है, जो टोटल घटनाक्रम है वो सीसीटीवी में कैद हो गया है। और अभी उसी का चल रहा है। हम जो जितना भी साक्ष्य और सूचनाएं हमारे पास है, उसे उम्मीद है कि बहुत जल्दी हम बाकी दोनों को भी चिन्हित करेंगे और इसके पीछे जो भी इसका प्लानिंग किया है उधर तक हम जल्दी पहुंच जाएंगे। और राजस्थान से हमारे सहयोगी मुकेश कुमावत ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गए हैं। हाँ मुकेश जी, अगर बात की जाए जिस तरीके से आज सुखदेव गोगामेडी जी की हत्या हुई है, निश्चित रूप से ये सनसनीखेज वारदात है। आपको बता दें जिस तरीके से ये घटना हुई है, ये घटना आपको क्या लगती है, क्यों ये हुई है? किसी आपस के विवाद की वजह से हुई है या और कुछ कारण नजर आते हैं आपको? जी सर, मैं आपको पहले ये बताना चाहूंगा कि करणी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगामेडी है, वह आज मंगलवार दोपहर को उनको गोली मारकर हत्या कर दी गई है। बदमाश ने गोगामेडी पर उनके श्यामनगर जनपद स्थित घर में घुसकर गोली मारी है। इस हमले में गोगामेडी का गनमैन अजीत सिंह और एक
राहगीर भी गोली लगने से घायल हुआ है। कसा में गोली गनमैन अजीत सिंह ने भी चलाई, एक हमलावर की मौत भी हुई है और गैंगस्टर रोहित गोदारा ने इस सोशल मीडिया पर पोस्ट करके जरिए हत्या की जिम्मेदारी ली है। मैं आपको बताना चाहूंगा कि जयपुर के पोस्ट एरिया श्यामनगर में दिन दहाड़े हुई इस घटना में हड़कंप मच गया है। गोगा मेडी की मौत की खबर सुनते ही बड़ी संख्या में लोग उनके घर और अस्पताल के बाहर इकट्ठा हो गए थे। घटना की सूचना मिलती पुलिस की टीम मौके भी पहुंची और सीसीटीवी फुटेज के जरिए हमलावरों को चिन्हित करने का प्रयास किया जा रहा है। पुलिस ने पूरे जयपुर के संगम नाकाबंदी की हुई है और आरोपियों की तलाश की जा रही है। अभी ये सामने नहीं आया कि उनकी क्या जान पहचान थी, लेकिन 10 मिनट तक उनके साथ में बैठे रहे, फिर अचानक गोलियां लगी और उनको गोलियां मार के और वो चले गए। आपको मैं ये भी बताना चाहूंगा कि प्रारंभिक जानकारी के अनुसार दोपहर करीब 1:30 बजे 3 से 4 हमलावर है वो सुखदेव सिंह गोगा मेडी के घर में घुसे और सीसीटीवी फुटेज में 3 बदमाश गोगा मेडी के घर के अंदर ड्राइंग रूम के सोफे पर बैठे दिखाई दे रहे हैं। सुखदेव सिंह गोगा मेडी से बात करते हुए बदमाशों ने उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया और बदमाशों ने 4 गोली चलाई है, जिसमें 2 गोली गोगा मेडी के सीने और सिर में लगी है, वहीं एक गोली उनके गनमैन को भी लगी है। घायल गनमैन है वो काउंटर फायर के एक बदमाश की भी साथ में उनकी मौत हो गई। वारदात को अंजाम देकर बदमाश वहां से फरार हुए। गली के बाहर आकर उन्होंने एक स्कूटी सवार युवक अमित को गोली मारी और उसकी स्कूटी लेकर फरार हो गए। हमले में गोगा मेडी सहित अनेक गनमैन और घायल राहगीरों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां चिकित्सकों ने सुखदेव सिंह गोगा मेडी को मृत घोषित कर दिया गया। जी सर। हाँ मुकेश, एक बात अहम और हो जाती है, जिस तरीके से रोहित नाम के जो व्यक्ति ने सोशल मीडिया पर जिम्मेदारी ली है, गोगा मेडी की मौत की जिम्मेदारी ली है, रोहित के बारे में कोई जानकारी हो पाई है कि किसी संगठन से जुड़े हुए हैं, जुड़ा हुआ ये व्यक्ति है या ये सामान्य व्यक्ति है? मुकेश, अभी तो कुछ जी सर, अभी तो ऐसा कुछ सामने नहीं आ रहा है, लेकिन कुछ ऐसी खबरें आ रही है कि लॉरेंस जो गैंग है उसमें शामिल ये व्यक्ति बताया जा रहा है। ये कुछ ऐसी बातें सामने आ रही है और अभी पुलिस है वो पुख्ता इंतजाम चारों जगह कर रखी है और करनी सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष सुखदेव सिंह गोगा मेडी हत्याकांड को लेकर जहाँ पूरे प्रदेश में आक्रोश का माहौल है, इसी बीच इस हत्याकांड से जुड़ी बड़ी खबर ये भी सामने आ रही है। इस हत्याकांड के बाद जयपुर में सर्व समाज की ओर से कल बुधवार को जयपुर बंद का भी आह्वान किया गया है। जी सर। हाँ मुकेश, एक अहम सवाल और सामने आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का नाम आ रहा है कि लॉरेंस बिश्नोई का ये शार्प शूटर था रोहित। क्या अभी तक अधिकारियों से या किसी से आपकी बात हुई है? क्या लॉरेंस बिश्नोई का भी एंगल इस घटनाक्रम में सामने आया है क्या? पुलिस अधिकारियों से बात की गई है, लेकिन अभी पुख्ती बात है वो सामने नहीं आई है। अभी पुलिस है जांच करके उनको गिरफ्तार करने के बाद में भी पता चलेगा कि इस गैंग के लोग हैं कि या कुछ बाहर के लोग इसमें शामिल है। जी सर। हाँ मुकेश, एक और अहम सवाल आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरीके से अब सुखदेव गोगा मेडी जी को अस्पताल में रखा गया है, उनके पार्थिव शरीर को, आगे की अब प्रक्रिया पुलिस और प्रशासन के द्वारा किस तरीके से क्या की जा रही है? और दूसरी बात, जो संगठन है राजपूत करणी सेना, इसकी क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? जी सर, ये बात सामने जरूर आई कि राजपूत समाज ने कल वो जयपुर बंद का आह्वान तो किया है। गोगा मेडी के परिजनों और राजपूत समाज ने शव लेने से इनकार किया है। मौके पर पोस्टमार्टम करने और मृतक के परिवार को मुआवजा देने और परिवार को सुरक्षा देने और परिवार के सदस्यों को सरकारी नौकरी देने, अन्य मृतक के परिजनों को भी मुआवजा देने और गोगा मेडी को सुरक्षा नहीं देने वाले पुलिस अफसरों पर कार्रवाई की मांग की गई है। जी सर। हाँ मुकेश कुमावत जी, अहम जानकारी के लिए आपका बहुत शुक्रिया। तो आपको बता दें, जिस तरीके से सुखदेव गोगा मेडी जी की घर में घुसकर नृशंस हत्या की गई है, तो जयपुर में तनाव देखने को मिल रहा है। कई जगह बवाल की आशंका को लेकर प्रशासन लगातार अलर्ट नजर आ रहा है। तो करणी सेना के अध्यक्ष, राष्ट्रीय अध्यक्ष थे ये सुखदेव गोगा मेडी जी, जिनकी उनके ही घर में घुसकर हत्या कर दी गई है। आपको बता दें, उनके गनमैन की भी गोली लगने से वो भी घायल है और अस्पताल के आईसीयू में वो भर्ती हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर राजधानी के लॉरेंस रोड स्थित जगदीश आइस फैक्ट्री से है, जहां पुलिस ने गोमांस तस्करी के बड़े कारोबार का खुलासा किया है। पुलिस को मौके से भारी मात्रा में कई पशुओं का मांस मिला है। पुलिस ने कार्रवाई करते हुए फिलहाल फैक्ट्री को सीज कर दिया है। बता दें कि पुलिस ने पूरी कार्रवाई गौरक्षा दल के प्रदेश अध्यक्ष रॉकी राणा की सूचना पर की है। पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुट गई है।
अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। फतेहाबाद जिले में सेम की समस्या के समाधान के लिए पिछले 15 दिनों से जारी भूमि सुधार आंदोलन भट्टू उप तहसील के सामने जारी है। किसानों की सबसे बड़ी समस्या बन चुकी है ये स्टैम्प, जिसकी वजह से खेतीबाड़ी बर्बाद हो चुकी है। फतेहाबाद जिला के 15 से 20 गांव ऐसे हैं जहां सेम की समस्या है, जिसको लेकर भूमि सुधार आंदोलन काफी दिनों से जारी है। धरने पर आज किसान नेता मनदीप नथवान पहुंच चुके हैं। किसान महापंचायत शुरू हुई है। इस महापंचायत में किसान नेता रवि आजाद भी पहुंचे। सभी इलाकावासी किसान, व्यापारी, मजदूर, दुकानदार भारी संख्या में पहुंचे हैं। किसान नेता कमल बिस्ला इस धरने की अगुवाई कर रहे हैं। कमल बिस्ला ने किसानों से भी अपील की थी कि एक दिन का समय निकालकर अपने साथियों के साथ धरने पर पहुंचे। ये लड़ाई अपनी भूमि को बचाने की लड़ाई है, इसमें सभी सहयोग करें। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां देर रात पुलिस लाइन कुरुक्षेत्र के सामने एक ट्रक और बाइक में आपस में भिड़ंत हो गई। वहीं बाइक सवार 4 युवकों में से 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो गई थी और 2 लोग गंभीर रूप से घायल हो गए। मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने जानकारी देते वक्त बताया कि उनको सूचना मिली थी, जिसके बाद वो मौके पर पहुंचे और चेक करने पर पता चला कि 2 युवकों की मौके पर ही मौत हो चुकी है और 2 अन्य गंभीर अवस्था में उनको अस्पताल में भर्ती कराया गया। उन्होंने बताया कि ट्रक चालक अभी फरार चल रहा है। बच्चे घर से इधर आए थे, ये पता नहीं बता के आए नहीं घर से, यहाँ से आके पता लगा हम कुछ देरी एक्सीडेंट हो गए। क्या नाम आपके लड़के का? रोहित है। कितनी एज है? मुझे 3:30 बजे पता लगा। और कितनी उम्र है आप लड़के की? लड़के की उम्र 18 साल है। रास्ते में एक्सीडेंट हो गया। तो आपको किस टाइम पता चला? 5:30 बजे पता लगा जी, फोन आया पुलिस वाला जी। कितनी उम्र है जी आप लड़के की? 17 साल। रात हादसा हुआ है, इसके बारे में रात हमें सूचना मिली थी कि पुलिस लाइन के सामने ट्राली और मोटरसाइकिल का एक्सीडेंट हो गया, जो 4 लड़के इंजर्ड हो गए थे। ठीक है, जो 2 मौके पर हॉस्पिटल में पहुंचा दिए थे और 2 की डेड बॉडी वहीं पड़ी थी, जो मैंने प्राइवेट व्हीकल का इंतजाम कर उनको LNJP अस्पताल में डेड हाउस में रखवा दिया था। जो आज मुकदमा दर्ज कर दोनों जो लड़के डेड हो गए थे उनका पोस्टमार्टम करवाकर वासान हवाले कर। इन दोनों का क्या नाम था जो डेड हुए हैं? रोहित और विद्यांग। कहाँ के रहने वाले थे ये गाँव भी था कीलमवाड़ा के रहने वाले। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर कुरुक्षेत्र से है, जहां धर्मनगरी कुरुक्षेत्र में आगामी 7 से 24 दिसंबर तक मनाया जाएगा 8वां अंतर्राष्ट्रीय गीता जयंती महोत्सव। गीता महोत्सव में प्रतीकात्मक केदारनाथ मंदिर, वैष्णो देवी गुफा आकर्षण का केंद्र रहेगा। साथ ही मेला क्षेत्र में गैस के गुब्बारे में बैठकर पर्यटक गीता जयंती के समारोह का आनंद भी ले सकेंगे। गीता मनीष स्वामी ज्ञानानंद महाराज द्वारा संकल्पित 1.25 करोड़ गीता पाठन समारोह के मुख्य आकर्षण रहेंगे। इस बार जी 18 दिन का अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव, ये 8th अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव है। 2016 में पहली बार शुरू हुआ था वर्तमान सरकार के प्रयासों से। 7 तारीख से 24 दिसंबर तक ये 18 दिन का महोत्सव रहने वाला है, जिसमें पहले 10 दिन 7 तारीख से 16 तारीख तक जिसमें क्राफ्ट होगा, भजन संध्या होंगी और आरती का आयोजन होगा। उसके बाद आखिरी की जो 8 दिन है, पहले ये मुख्य कार्यक्रम 6 दिन हुआ करते थे। माननीय मुख्यमंत्री जी ने पिछले साल ये घोषित किया था कि ये 2 रविवार इसमें आ जाएं। इसी दृष्टि से इस बार 8 दिन का ये महोत्सव होगा मुख्य कार्यक्रमों का 17 से 24, जिसमें मुख्यतः हरियाणा का पवेलियन और पार्टनर स्टेट रहेगी इस बार आसाम, उसका पवेलियन लगेगा। कल्चरल नाइट्स होंगी।
रुक करेंगे अगली खबर का। खबर हरियाणा के फतेहाबाद से है, जहां हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद के गांव सिरढान के सतबीर गिजरोइया ने मुंबई में नेशनल ट्रांसप्लांट खेलों में गोल्ड मेडल जीता है। बता दें कि राजस्थान राज्य से 28 सदस्यीय खिलाड़ियों के दल ने नेशनल ट्रांसप्लांट खेलों में प्रतिभाग किया, जिसमें हरियाणा राज्य के जिला फतेहाबाद से सतबीर सिंह गिजरोइया ने भी भाग लिया था। सतबीर सिंह ने 21/3/2018 को महात्मा गांधी अस्पताल जयपुर में डॉक्टर सूरज गोदारा से किडनी ट्रांसप्लांट करवाया था। सतबीर सिंह को किडनी उनके पिता रणजीत सिंह गिजरोइया ने दी थी, जो कि बिल्कुल सफल रही, जिसकी बदौलत सतबीर सिंह को दूसरा जीवन दान मिला। सतबीर सिंह ने कहा कि जल्द ही मुख्यमंत्री जी किडनी पेशेंट को पेंशन का लाभ देना शुरू करें, ताकि हमें भी इसका लाभ मिल सके। मैंने मुंबई में भाग लिया था, जिसमें 16वीं नेशनल ट्रांसप्लांट गेम थी, जिसमें नर्मदा फाउंडेशन मुंबई के द्वारा खेल का आयोजन किया गया था। मैं राजस्थान की तरफ से खेलने के लिए गया था, फतेहाबाद जिला हरियाणा, और उनकी टीम में शामिल होकर मैंने 100 मीटर की रेस और रिले रेस में भाग लिया था, जिसमें रिले रेस में मैंने फर्स्ट आके गोल्ड मेडल प्राप्त किया था। और मैं किडनी पेशेंट यानी कि किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुका हूँ। वहाँ पर जो खेल हुए थे वो केवल किडनी ट्रांसप्लांट करवा चुके या अंगदान दे चुके वही शामिल हो सकते थे। उन्होंने ही भाग लिया था वहाँ पे। और जो लीवर ट्रांसप्लांट करवा चुके हैं कुछ, उन्होंने भी भाग लिया था, जिसमें मैंने वहाँ गोल्ड मेडल प्राप्त किया। और राजस्थान की टीम की तरफ से टोटल 25 मेडल प्राप्त हुए थे, जिसमें गोल्ड, सिल्वर और ब्राउन मेडल प्राप्त थे। अगली खबर का। अंबाला शहर नगर निगम कर्मचारियों ने 24 घंटे की सांकेतिक हड़ताल पर बैठे हैं और अपनी मांगों को पूरा करने के लिए सरकार के खिलाफ मोर्चा भी खोल दिया है। कर्मचारियों का कहना है कि इससे पहले भी 2 बार हड़ताल हो चुकी है और हमसे वादा भी किया गया था, जो आज तक पूरा नहीं हुआ है। हमें बार बार हड़ताल पर बैठना पड़ता है और अपना हक मांगने के लिए सरकार को जगाना पड़ता है। 3480 कर्मचारियों को सरकार फिर से बहाल करे। अभी तो सांकेतिक हड़ताल है 24 घंटे के लिए, आगे की रणनीति हम तय करेंगे। उसके बाद तय किया जाएगा कि आगे ये आंदोलन बढ़ेगा। हमारी मुख्य मांगे समान काम, समान वेतन है और इससे पक्का जो लोग अनियमित हैं उनको नियमित किया जाए, बुनियादी सुविधाएं दी जाएं जो सभी कर्मचारियों को मिलती हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। पाकिस्तान में छिपकर रह रहे खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह रोड़े की मौत हो गई है। 72 साल के लखबीर सिंह की मौत हार्ट अटैक से हुई है। खुफिया एजेंसियों ने उसकी मौत की पुष्टि की है। लखबीर सिंह रोड़े खालिस्तानी आतंकी था और जर्नैल सिंह भिंडरेवाला का भतीजा था। वह इंटरनेशनल सिख यूथ फेडरेशन का चीफ भी था। यह संगठन कनाडा समेत कई पश्चिमी देशों में फैला हुआ है। इसके साथ ही लखबीर सिंह रोड़े प्रतिबंधित संगठन खालिस्तान जिंदाबाद फोर्स का भी प्रमुख था। खुफिया एजेंसियों के मुताबिक लखबीर इन दिनों पाकिस्तान के लाहौर में रह रहा था, हालांकि उसका परिवार कनाडा में रह रहा है। साल 2022 में भारत ने पाकिस्तान को जो 20 आतंकियों की लिस्ट सौंपी थी, उसमें रोड़े का भी नाम शामिल था। खालिस्तानी आतंकी लखबीर सिंह पर पाकिस्तान में बैठे ISI के इशारे पर भारत में खालिस्तानी गतिविधियों में शामिल था। तो देश की बात में वक्त एक ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज़ थी। तो ब्रेक के बाद देश की बात में आपका स्वागत है। अब देश की बात में बढ़ेंगे छत्तीसगढ़ की खबरों की ओर। 28वीं वाहिनी सशस्त्र सीमा बल अंतागढ़ ने नागरिक कल्याण कार्यक्रम के तहत ग्रामीणों सहित स्कूली बच्चों को जरूरतों की सामग्री दी है। वहीं स्कूली बच्चों को 1 महीने का कंप्यूटर प्रशिक्षण दिए जाने की भी व्यवस्था की है। आपको बता दें कि अंतागढ़ नक्सल प्रभावित क्षेत्र है। एक समय ऐसा भी था जब सुरक्षा बलों की तैनाती के बाद ग्रामीण सुरक्षा बलों को देखकर भाग जाया करते थे। उनके मन में सुरक्षा बलों को देखकर एक डर था। इन्हीं विषयों को देखकर ग्रामीणों के साथ बेहतर संबंध बनाने के लिए सुरक्षा बलों द्वारा समय समय पर अपने सामाजिक दायित्वों का निर्वहन करते हुए ग्रामीण और सुरक्षा बलों के बीच दूरी को कम करने का प्रयास लगातार किया जा रहा है। ग्रामीण सुरक्षा बलों के कैंपों में स्वास्थ्य सेवा लेने स्वयं जाने लगे, जहां उन्हें मुफ्त दवाइयों के साथ अनेक सुविधाएं मिलती हैं। सर, सबसे पहले तो मैं SSB को बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं
क्योंकि इनके द्वारा हम जितने भी प्रशिक्षण लेने वाले हैं उनको ऐसे प्रशिक्षण मिल रहा है। इसके पहले भी हमको कुक्कुट पालन का दिया गया था और उसके द्वारा हम लोग को बहुत ज़्यादा लाभ हो रहा है। मतलब हम लोग कर रहे हैं, हमारा बिजनेस है अभी छोटा सा, और हम यही उम्मीद करते हैं कि अभी हमको जो प्रशिक्षण दिया जाएगा कंप्यूटर का, तो ये भविष्य में हमारे लिए बहुत ही लाभदायक साबित होगा। हम कंप्यूटर सेंटर खोल सकते हैं और मेरा पर्सनल जो मकसद है, मैं दुकान डालना चाहता हूँ, कृषि दुकान, तो उसमें भी काम आएगा। अभी हमारे साथ एसएसबी के कमांडेंट श्री अरविंद कुमार जी हैं। हम उनसे बात करते हैं। यहाँ जो नागरिक कल्याण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है, इसमें बच्चों को कंप्यूटर प्रशिक्षण भी दिया जा रहा है, साथ ही अन्य जो ग्रामीणों की ज़रूरतों की सामग्री है वो वितरण किया जा रहा है। कुल मिला के ग्रामीणों और जो सुरक्षा एजेंसी से सुरक्षा बल हैं उनके बीच अच्छे संबंध स्थापित करने के लिए ऐसे कार्यक्रम आयोजित किए जाते हैं। सर, ये बताइए, इन कार्यक्रमों से जो नक्सलवाद है और नक्सलवाद की ओर जो लोग जा रहे थे उनमें कितना फ़र्क पड़ा है? जैसा कि आप पता है कि हमारा जो एसएसबी का ध्येय वाक्य है सेवा सुरक्षा और बंधुत्व, उसके तहत हम रावघाट रेलवे लाइन सुरक्षा के लिए यहाँ पे तैनात हैं और गांव वालों के साथ मिलजुल के हम इस तरह के कार्यक्रम का आयोजन करते हैं ताकि ये लोग समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। समाज की मुख्य धारा से जुड़े रहें। एक समय था जब सुरक्षा बल यहाँ पे बस्तर क्षेत्र में आई थी, तो उस समय लोग सुरक्षा बल के लोगों को देख के जंगलों में छुप जाया करती थी, और आज एक दिन है जब सुरक्षा बलों ने लोगों का विश्वास जीता और आज सुरक्षा बलों के पास लोग स्वयं चलकर अपनी ज़रूरतों को, अपने स्वास्थ्य संबंधी जो समस्याएं होती हैं उनको लेकर कैंपों में आते हैं। तो आप कैसा अनुभव करते हैं सर? हमें अच्छा लगता है और इसीलिए हम भारत सरकार के निर्देशानुसार हमेशा यह कार्यक्रम आयोजित करते रहते हैं। ये उसी कड़ी में आज ये गोंड मीनापाल क्षेत्र में नागरिक कल्याण कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें 15 युवक और युवतियों को कंप्यूटर का 1 महीने का प्रशिक्षण दिया जाएगा। इसके अलावा जो गोंड मीनापाल और इसके आसपास के ग्रामीण हैं उनको दैनिक उपयोग की वस्तुएं, कृषि उपकरण, पानी की टंकी, इसके अलावा सामुदायिक जो स्वयं सहायता समूह हैं उनको सामुदायिक बर्तन दिए जा रहे हैं। इसके अलावा स्पोर्ट्स आइटम भी वितरित किया जा रहा है। कुल मिलाकर हम ये कह सकते हैं कि इस तरह के आयोजन वास्तव में ग्रामीणों के लिए लाभदायक तो है ही, साथ ही सुरक्षा बलों और जो ग्रामीण हैं उनके बीच एक बंधन बनाने के लिए भी सहयोगी हैं। मैं कैमरा पर्सन जफर खान के साथ जावेद खान, के न्यूज़ के लिए। तो देश की बात में अब उत्तर प्रदेश की खबरों की बात करेंगे। लखनऊ से अहम खबर सामने आ रही है। विवाद के बाद पति पत्नी, आपको बता दें, पति ने पत्नी की हत्या की है, गला काटकर मौत के घाट पत्नी को उतारा है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। ठाकुरगंज के चोर घाटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। वारदात करके आरोपी पति फरार हुआ है। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। आपको बता दें, विवाद के बाद पति ने पत्नी की हत्या की है। लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर, गला काटकर पत्नी को मौत के घाट उतारा है। ठाकुरगंज के चोर घाटी का यह मामला बताया जा रहा है। तो लखनऊ से इस वक्त की अहम खबर आपको दिखा रहे हैं। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा है। ठाकुरगंज के चोर घाटी का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। इस वक्त की अहम खबर लखनऊ से आपको दिखा रहे हैं। तस्वीरें आप देख पा रहे हैं। विवाद के बाद पति ने अपनी पत्नी की गला काटकर मौत के घाट उतारा। इस दौरान सैकड़ों की संख्या में भीड़ वहां पहुंची है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर शव को कब्जे में लेकर, अब बात करेंगे अगली अहम खबर की। लखनऊ से अगली अहम खबर है, परीक्षाओं के चलते टली है मदरसों की जांच। यूपी मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने लिखा था पत्र, जिसको लेकर अब मदरसों की जांच रोक दी गई है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ने पत्र लिखकर मदरसों की जांच चल रही है उस पर रोक लगाने की बात कही थी। अब इन मदरसों पर जो जांच चल रही थी उस पर परीक्षा की वजह से ये जांच स्थगित कर दी गई है। जल्द ही जांच के लिए नई तिथि जारी होगी। परीक्षाओं के चलते टली है मदरसों की जांच। यूपी मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने पत्र लिखा था। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री को यह पत्र लिखा गया था, जिसके बाद अब मदरसों की जांच जो है वो परीक्षा होने तक रोक दी गई है। परीक्षा होने के बाद अब नई तिथियों का ऐलान किया जाएगा। इन तिथियों में अब आगे मदरसों की जांच होगी। तो परीक्षाओं के चलते टली है मदरसों की जांच। आपको बता दें, परीक्षाओं के बाद फिर से नई तिथियों का ऐलान होगा। इन तिथियों में मदरसों की जांच होगी। यूपी मदरसा बोर्ड चेयरमैन ने पत्र लिखकर अनुरोध किया था। अब रुक करेंगे अगली खबर का। सोनभद्र से अगली अहम खबर है, जहां ओबरा थाना क्षेत्र के बिल्ली मरकुंडी
खनन क्षेत्र में बीते कई दिनों से लापता मजदूर का शव मिलने से सनसनी फैल गई है। मजदूर 28 नवंबर को अचानक लापता हो गया था। पोस्टमार्टम के बाद परिजनों ने मजदूर की हत्या कर शव छिपाने का आरोप लगाया। तो आरोप लगाकर हंगामा भी करते नजर आए हैं परिजन। मौके पर पहुंची पुलिस ने समझाने पर परिजनों ने मुआवजे की मांग पर अड़े रहे, जिसके बाद नगद मुआवजा मिलने के बाद शव को लेकर क्रेशर प्लांट पर चले गए। तो देश की बात में वक्त एक और ब्रेक का है, जल्द हाजिर होंगे। आप देख रहे हैं के न्यूज खबरों का ब्रेक के बाद देश की बात में एक बार फिर से आपका स्वागत है। रुक करेंगे अगली खबर की। ताज नगरी आगरा में बीते दिन हुए ऑटो हादसे में 6 लोगों की मौत के बाद अब यातायात पुलिस और एक्शन मोड में नजर आई है। इसी क्रम में यातायात पुलिस ने सिकंदरा तिराहे से लेकर गुरुद्वारा चौराहे का निरीक्षण किया है और अधीनस्थ को दिशा निर्देशित भी किया है। साथ ही चौराहे से 50 मीटर दूर तक किसी भी प्रकार के अतिक्रमण को न होने देने की भी अधीनस्थ को दिशा निर्देश दिए गए हैं। इसके साथ ही चौराहे से 100 मीटर की दूरी पर ऑटो स्टैंड बनाए जाएं, जिससे चौराहे पर किसी भी प्रकार के जाम की स्थिति न हो। साथ ही ऑटो में लगाई गई एक्स्ट्रा सीट को भी ट्रैफिक पुलिस द्वारा हटाया जा रहा है और ऐसे ऑटो के विरुद्ध कार्रवाई भी की जा रही है जो अतिरिक्त सीट लगाकर सवारियों को भर रहे हैं। आगरा में हुए ऑटो हादसे के बाद बिल्कुल आगरा पुलिस अलर्ट मोड पर है। डीसीपी रवि कुमार हैं, सुबह से ही मोर्चा संभाले हुए हैं और साफ तौर से पूरे आगरे का जो ट्रैफिक है, जहां मेन चौराहे हैं, वहां पर कैसी व्यवस्था है, ऑटो के चालान किए जा रहे हैं, जो अलग से सीट लगाई जाती है वो हटाई जा रही है, किस तरह की यहाँ कार्रवाई चलती है उनसे जानते हैं। सर आप बताइए किस तरह की अब जो पुलिस अलर्ट मोड पर है हादसे के बाद किस तरह की कार्रवाई? देखिए, ट्रैफिक की समग्र रूप से समीक्षा की जा रही है। ट्रैफिक फ्लो बहुत सारे कारणों से बाधित होता है, इसमें रोड इंजीनियरिंग से लेके इन्फोर्समेंट से लेके लाइट्स की फ्रीक्वेंसी भी अफेक्ट करती है, लॉन्ग ड्राइविंग भी अफेक्ट करती है। तो इन सारे बिंदुओं की समीक्षा करते हुए ट्रैफिक को कैसे बेहतर किया जा सके, कहाँ पे बैरियर पॉइंट्स नए चिन्हित किए जा रहे हैं, कहाँ पे ट्रैफिक फ्लो को डाइवर्ट करना है या कहीं पे बैरियर लगा के रोकना है, कहीं यू टर्न बनाना है, तो सारी चीज़ों की समीक्षा की जा रही है और कोशिश की जा रही है कि ट्रैफिक की व्यवस्था जो कि हमारी यहाँ आगरा की है शहर की, उसको और अच्छे से बेहतर बनाया जा सके, ट्रैफिक फ्लो को बनाया जा सके और एमवीएफ का इन्फोर्समेंट भी बढ़ाया जाए। सर लगातार जो चौराहे हैं, आगरा के जो प्रमुख चौराहे हैं, 3-4 चौराहे हैं, वहाँ पर देखा गया कि बिल्कुल चौराहे पर ऑटो जो पार्किंग स्टैंड है उस तरह के लाए गए हैं, उसके लिए सर क्या कार्रवाई? देखिए, जहाँ पे भी इस तरह के ऑटो स्टैंड पार्किंग स्टैंड है, इन सारी जगहों पे भी इन्फोर्समेंट की ड्राइव चलाई जाएगी, ड्राइव चलाई जाएगी और इस तरह से कार्रवाई। तो साफ तौर से जो हादसा हुआ उसके बाद उत्तर प्रदेश के मुखिया ने दुख जताया और जो आगरा पुलिस है वो बिल्कुल अलर्ट मोड पर है। जो ऑटो हैं उनकी एक्स्ट्रा जो सीट लगाई गई है उनको हटवाया गया है, तमाम यहाँ चालान किए जा रहे हैं जिससे कि अब कोई ऐसा हादसा ना हो सके। अजेंद्र चौहान, के न्यूज, आगरा। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। कायमगंज के पटवन गली स्थित एनके एकेडमी स्कूल में विज्ञान प्रदर्शनी एवं इंडिया फूड फेस्टिवल कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का शुभारंभ मुख्य अतिथि फर्रुखाबाद जिला पंचायत अध्यक्ष मोनिका यादव ने संयुक्त रूप से मां सरस्वती जी के चित्र पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित कर और फीता काट कर किया। विद्यालय की विभिन्न कक्षाओं में प्रधानाचार्य शिवानी प्रसाद की देखरेख में लगी विज्ञान प्रदर्शनी में बच्चों द्वारा प्रदर्शित किए गए चंद्रयान 3 का मॉडल, सोलर पैनल, वाटर प्यूरिफिकेशन, रेन वाटर डिटेक्टर, कार्बन फिल्ट्रेशन व फाउंटेन सहित आधा दर्जन हैरत अंगेज मॉडल देखकर सभी दर्शकों द्वारा मॉडल बनाने वाले बच्चों की जमकर प्रशंसा की गई। कार्यक्रम के दौरान आयोजित इंडिया फूड फेस्टिवल में बच्चों की माताओं द्वारा मूंग की दाल, चना, बाजरा, तिल, मैदा, बेसन व आलू आदि से बने व्यंजनों की प्रदर्शनी लगाई गई। अब रुक करेंगे अगली खबर का। इंडिया गठबंधन की होने वाली बैठक को लेकर सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर से के न्यूज संवाददाता अरमान आसिफ ने खास बातचीत की है। ओम प्रकाश राजभर ने क्या कुछ कहा, सुनाते हैं आपको।
हमारे साथ यहाँ पे ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं। राजभर जी, हम ये जानना चाहेंगे कि अभी 3 राज्य के परिणाम आए हैं और बिल्कुल एग्जिट पोल से बिल्कुल विपरीत परिणाम आए हैं, इसको कैसे देखते हैं? देखिए, वो तो उसी दिन तय हो गया था कि जब विपक्ष के लोग अलग अलग लड़ने लगे, नीतीश जी अलग लड़ने लगे और जैन जी अलग लड़ने लगे, अखिलेश जी अलग लड़ने लगे, सब लोग अलग अलग, कांग्रेस अलग, तो उसी दिन तय हो गया कि अब खत्म। इंडिया गठबंधन की एक बैठक होने जा रही है, उसको कैसे देखते हैं? वो बैठक नहीं, अब वो बैठक का मूल मंत्र होगा कि विपक्षी लोग जुट करके मन बनाएंगे और नारा देंगे कि विपक्षियों ने ठाना है मोदी जी को 24 में प्रधानमंत्री बनाना है। अच्छा, ये कहा जा रहा है क्योंकि इंडिया गठबंधन की बैठक भी है, कहा जा रहा है कि अखिलेश यादव उस बैठक में नहीं शामिल होंगे, ममता बनर्जी का भी अभी आया था कि उस बैठक में नहीं शामिल होंगी, इसको कैसे देखते? हमने बताया ना कि ये जनता को ठगने वाले लोग हैं, जनता को लूटने वाले लोग हैं, सत्ता से बेदखल हैं, अपनी जान बचाने के लिए ये गोल बना रहे हैं और उधर गोल भी बना रहे हैं, इधर रात को गुलदस्ता लेकर के योगी जी मोदी जी से मिल भी रहे हैं कि हम आपके साथ हैं, हमारी मदद करिए। आपके हिसाब से गठबंधन चलेगा आगे या? हमको तो नहीं उम्मीद है कि चले। जिस तरह लोगों में खटास पैदा हो गई है तो अब तो उम्मीद नहीं है। राजभर जी, एक आखिरी सवाल है, जब से आपने भाजपा के थोड़ा कहा जाता है कि करीबी आप लोग, क्योंकि विपक्ष लगातार कह रहे हैं कि राजभर जी जो हैं भाजपा के करीबी हैं, अब वो कहता है कि राजभर जी मंत्री पद के वो दावेदार थे लेकिन मंत्री पद भाजपा देने को तैयार नहीं है, इसको कैसे? क्या दिक्कत है? हम तो मंत्री पद से रिजाइन दिए थे। हम सपा, कांग्रेस, बसपा और पार्टियों की तरह अगर लालची होते तो मंत्री पद से इस्तीफा क्यों देते? हम लड़ाई गरीब, कमजोर, वंचित शोषितों की लड़ते हैं, उनको एहसास करते हैं कि आप शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, नौकरी के लिए, राजनीति के लिए आप लड़ो। हम उनको एहसास कराते हैं बराबर। हमारे लिए सत्ता बहुत महत्वपूर्ण नहीं है, हमारे लिए वो महत्वपूर्ण है जो धरातल पर, जिनके दरवाजे तक शिक्षा भी नहीं पहुंची है, स्वास्थ्य का लाभ नहीं मिल पा रहा है, रोजगार नहीं है, नौकरी नहीं है, राजनीति में रुचि नहीं है, ऐसे लोगों को जागृत करना हमारा मकसद है। ये हमारे साथ बात करने के लिए ओम प्रकाश राजभर जी थे। के न्यूज़ के लिए लखनऊ से अरमान आसिफ। अब रुक करेंगे अगली खबर का। राम मंदिर में विराजमान होने वाले रामलला की मूर्ति बनकर तैयार है। तरासे गए मूर्ति पर मूर्तिकार फिनिशिंग का कार्य कर रहे हैं। बता दें कि 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी प्राण प्रतिष्ठा करेंगे। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के महासचिव चंपत राय ने इस बात की जानकारी दी है। मंदिर निर्माण के कार्यों को देखते हुए आवश्यकता अनुसार मजदूर बढ़ाए जा रहे हैं। राम मंदिर का गर्भगृह लगभग बनकर तैयार हो चुका है। राम जन्मभूमि परिसर में 3200 से अधिक मजदूर मंदिर निर्माण का कार्य कर रहे हैं। बताया जा रहा है कि समय से पहले ही सारे कार्य पूरे हो जाएंगे। इस बात की जानकारी चंपत राय ने दी है। अब रुक करेंगे अगली खबर का। 22 जनवरी 2024 में होने वाली भगवान रामलला की प्राण प्रतिष्ठा महोत्सव के शुभ अवसर पर इंडियन आइडल फेम ऋषि सिंह भक्ति संगीत से अपनी आवाज का जादू बिखेरेंगे। श्री राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट द्वारा उन्हें कार्यक्रम आयोजित करने का आमंत्रण दिया गया है। 22 जनवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ सहित देश के जाने माने लोगों के सामने वह अयोध्या में विजेता बनने के बाद अपना पहला प्रोग्राम आयोजित करेंगे। ऋषि सिंह ने कहा कि रामलला के दरबार में पीएम और सीएम के सामने भजन की प्रस्तुति देना मेरे लिए गौरव और सौभाग्य की बात है। क्योंकि यहाँ के ही हैं और अयोध्या में पले बड़े रहने के बाद, इतने बड़े मंच पे अपने अयोध्या को रिप्रेजेंट करने के बाद अगर यहाँ मौका ना मिले तो ऐसा अधूरा सा लगता है। तो यहाँ पे रहकर मेरी इच्छा वैसे पहले से थी, क्योंकि राम मंदिर का जब से निर्माण कंप्लीट हो जाता उसके बाद यह मौका मिलना मेरे लिए बहुत बड़ी बात थी। तो इस पर मिला है तो एक गाना ज़रूर उस पर बनाएंगे और इसको कंप्लीट करेंगे और प्रेजेंट करेंगे हमारे अयोध्या में। क्योंकि भजन तो सब एक जैसे ही होते हैं, लाइक जो सुनता है सब लोग एक जैसे होते हैं, लेकिन जो लोग यहाँ रहते हैं वो लोग तो इसलिए जानते ही हैं मुझे और अयोध्या के थ्रू जानते हैं।
और इतना यहाँ का हूँ, यहाँ सेंटिनल में रिप्रेजेंट होना, ये मेरे लिए बड़ी बात थी। और यहाँ के लोग इस चीज़ से मुझे जानते हैं, तो ये ज़्यादा जुड़े रखने वाली बात होती है। बाकी भजन तो एक कनेक्शन है जो हम सब एक साथ उसको महसूस करते हैं। एक हम क्या कहते हैं उसको, सरप्राइज रखते हैं ना उस चीज़ को, ताकि हम उसी समय पे हम आपको सुनाएं तो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि वो एक मौका मिल जाएगा, वरना तो आप तो सुनते ही हो भजन। रुक करेंगे अगली खबर का। उत्तर प्रदेश सरकार के दिशा निर्देश के बाद रायबरेली आरटीओ प्रवर्तन मनोज सिंह ने ओवरलोड डग्गामार वाहनों के खिलाफ अभियान चलाकर दर्जनों वाहनों के चालान काटे हैं, जिसके बाद वाहन स्वामियों में हड़कंप मच गया है। वहीं मनोज सिंह ने बताया कि रायबरेली में इस वक्त सड़क हादसे हो रहे हैं, ऐसे में हादसों को रोकने के लिए वाहन चेकिंग चलाई गई है। और रात में ऐसे बहुत से वाहन संचालित होते हैं जिनके पास न तो कागज होते हैं और न ही फिटनेस। वहीं उन्होंने बताया कि ओवरलोड वाहन व डग्गामार वाहन भी सड़कों पर फर्राटा भर रहे हैं। इन सभी वाहनों पर अंकुश लगाने के लिए अभियान चलाया गया है, जिसमें करीब 1 दर्जन वाहनों के चालान काटे गए हैं। देखिए, अभी राज्य सड़क सुरक्षा समिति की बैठक हुई थी, जिसमें माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा विशेष रूप से हम लोगों को निर्देशित किया गया था कि सड़क में दुर्घटनाओं की कमी लाने के आप प्रयास करिए। तो उसी के मद्देनजर रखते हुए हम लोग इस समय शादी ब्याह का सीजन चल रहा है, ज़्यादातर लोग जो ड्राइव कर रहे हैं, ड्रिंक करके कर रहे हैं, उस पर विशेष रूप से कार्रवाई की जा रही है। साथ में जैसा आप तो जानते हैं कि शादी ब्याह में बहुत सारी गाड़ियाँ नियमानुसार न चल करके बुकिंग में ले लेते हैं और जिनमें वैध प्रपत्र नहीं होते हैं। बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। उत्तर प्रदेश में गरज चमक के साथ बारिश का सिलसिला जारी है। 7 दिसंबर तक ये सिलसिला जारी रहने का अंदेशा लगाया जा रहा है, जिसको लेकर मौसम विभाग ने एक बार फिर से अलर्ट जारी कर दिया है, जिसमें कानपुर नगर, लखनऊ समेत 21 जिलों में भारी बारिश की भी संभावना है। आपको बता दें, ये संभावना लगातार बनी हुई है। सोमवार बारिश से शहर प्रभावित तो हो गया। वहीं मौसम विभाग की माने तो आज कानपुर नगर, लखनऊ, कानपुर देहात, फिरोजाबाद, मैनपुरी, फर्रुखाबाद, हरदोई, इटावा, सीतापुर, कन्नौज, जालौन, बाराबंकी, ललितपुर, उन्नाव, झांसी, महोबा, हमीरपुर, फतेहपुर, रायबरेली में बारिश का कुछ जिलों में बारिश का सिलसिला जारी रहेगा। साथ ही बारिश की वजह से तापमान में भी परिवर्तन होगा। बर्फीली हवाएं भी चलेंगी और मौसम में दिन प्रतिदिन परिवर्तन देखने को मिलेंगे। हुई रिमझिम बारिश, ठंड में हुआ इजाफा। प्रदेश की राजधानी लखनऊ समेत 21 जिलों में देर रात हो रही है बारिश। वहीं मौसम वैज्ञानिक SN पांडे ने बताया अगले 3 से 4 दिन तक बना रहेगा मौसम। अगर कानपुर में देखा जाए, कानपुर में रेन बसेरे में कोई भी तैयारी नहीं है। ऐसे में रोज खाने कमाने वालों को कितनी दिक्कत का सामना करना पड़ेगा। कानपुर से शाहनवाज खान, के न्यूज़ इंडिया, कानपुर। रुक रहे हैं अगली खबर का। अगली खबर आगरा से है, जहां भारतीय जनता पार्टी के 3 राज्यों में जीत हासिल करने पर आगरा में बीजेपी कार्यालय पर जश्न का माहौल देखने को मिला। बता दें, भारतीय जनता पार्टी ने देश के 3 राज्यों में प्रचंड बहुमत की जीत हासिल की है। मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की जीत होने पर आगरा व्रज क्षेत्र कार्यालय पर ढोल नगाड़ों के साथ जश्न मनाया गया। भारतीय जनता पार्टी के आगरा व्रज क्षेत्र कार्यालय पर कार्यकर्ताओं ने आतिशबाजी कर जश्न मनाया। इसके अलावा 3 राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की जीत पर आगरा ब्रज क्षेत्र का कार्यालय पर मिष्ठान वितरण भी किया गया और कार्यकर्ताओं ने जमकर जश्न मनाया। प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध नेता, हमारे नेतृत्वकर्ता, हमारे मार्गदर्शक परमात्मा मोदी जी की जो गारंटियां थी, सुरक्षा की गारंटी और महिलाओं की शिक्षा की गारंटी, युवाओं के रोजगार की गारंटी, सुशासन की गारंटी, सनातनी संस्कृति को बचाने की गारंटी, उस गारंटी को जनता ने हाथों हाथ लिया है। राजस्थान की उस मरुधरा की विजय है, विजय है मध्य प्रदेश के सुशासन की, विजय है छत्तीसगढ़ में वो दमनकारी सरकार को आज निस्तो नाबूद कर दिया, जिसने मजदूरों का, मजलूमों का, वंचितों का दमन किया, उनको लूटा। जो ATM बना रखा था छत्तीसगढ़ में राहुल गांधी ने अपनी सरकार के, कांग्रेस का, उस ATM को ध्वस्त किया है। रुक रहेंगे अगली खबर का। खबर वाराणसी से है, जहां काशी के कोतवाल काल भैरव जी का भैरव अष्टमी का महापर्व मनाया गया। इस शुभ अवसर पर काल भैरव मंदिर परिवार की तरफ से बाबा का विशेष श्रृंगार किया गया और उन्हें फल और फूल एवं मदिरा का भोग लगाया गया। इस अवसर पर बाबा
काल भैरव को रोहित योगेश्वर एवं श्री काल भैरव मंदिर परिवार के सदस्यों की तरफ से 1008 लीटर केसर युक्त दूध, 108 किलो लड्डू, 1008 पैकेट पंचमेवा का वितरण किया गया। इस प्रसाद वितरण का मुख्य उद्देश्य जहां केसर युक्त दूध जीवन में दृष्टि दोष को समाप्त करते हुए नई ऊर्जा प्रदान करता है, वहीं पंचमेवा संपन्नता को प्रदान करता है। लड्डू बाबा के प्रमुख प्रधान में से एक है। इसको प्रसाद के रूप में ग्रहण करने से असीम शांति और सुख की अनुभूति प्राप्त होती है। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। खबर उत्तराखंड के पौड़ी से है, जहां जनपद टिहरी गढ़वाल के देवप्रयाग के अस्मिता ममगई सीओ नरेंद्र नगर ने कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण कर लंबित विवेचनाओं और अभियोगों के गुण दोष के आधार पर जल्द निस्तारण के निर्देश दिए। निरीक्षण के दौरान सीओ अस्मिता ममगई द्वारा मालगृह, शस्त्रागार, आर्म्स, अम्यूनेशन, आपदा प्रबंधन उपकरणों, CCTNS कार्यालय एवं महिला एवं शिशु सहायता पोर्टल तथा थाना कार्यालय आदि का निरीक्षण किया गया। उन्होंने इस दौरान थाना भोजनालय के साथ ही महिला एवं पुरुष कर्मचारियों के बैरिक का भी निरीक्षण किया। निरीक्षण के दौरान उनके द्वारा थाना परिसर में खड़े माल मुकदमा माती वाहन, लावारिस वाहन एवं MBX से संबंधित मामलों के बारे में जानकारी ली गई। कोतवाली कीर्ति नगर का अर्धवार्षिक निरीक्षण किया गया, जिसमें कोतवाली के डिफरेंट जो सेक्शंस होते हैं हमारे आर्मरी में आर्म्स और एम्यूनेशन चेक किया गया, उनकी साफ़ सफाई चेक की गई। जो हमारे अधिकारी कर्मचारी हैं उनसे हैंडलिंग करवाई गई आर्म्स की, तो साफ़ सफाई भी हमारी ठीक पाई गई, उसकी हैंडलिंग भी सबको नॉलेज बिल्कुल एवरेज है, किसी को अच्छा नॉलेज है, किसी को थोड़ा कम है। ये हम लोग टाइम टू टाइम ऑपरेशन मुक्ति हमारा जो कैंपेन है चलाते रहते हैं। जैसे लास्ट ईयर हम लोगों ने टिहरी जनपद का जो था हमने चलाया था, तो उसमें मैक्सिमम हमारी जो रिकवरीज थी वो थाना मुनिकृति क्षेत्र अंतर्गत थी। तो इसमें जो भिक्षावृत्ति से रिलेटेड जो घाटों पे जो हमें बच्चे मिले थे और कई सारे कूड़ा बीनने वाले, फूल वगैरह बेचने वाले, तो इन बच्चों के हमने पूरा इनके घर में पेरेंट्स से जाके कि कहाँ पे ये लोग रहते हैं, इनके स्कूल पढ़ते हैं कि नहीं पढ़ते, इनके एडमिशन्स भी हम लोगों ने करवाए थे। अब रुक करेंगे अगली खबर का। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सचिवालय में कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग उत्तराखंड शासन द्वारा तैयार की गई पुस्तक मेरी योजना का विमोचन किया है। ई बुक के रूप में इसका विमोचन किया है। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कार्यक्रम क्रियान्वयन विभाग के प्रयासों की भी सराहना करते हुए कहा कि आम जनता के हित में लागू की जाने वाली विभिन्न योजनाओं को पुस्तक के माध्यम से सरल भाषा में समझाने का प्रयास किया गया है। इससे जन सामान्य को जनहितकारी योजनाओं को सरल भाषा में समझने में सुविधा होगी। उन्होंने कहा कि यह पुस्तक जनप्रतिनिधियों तथा आम जनमानस के साथ साथ अधिकारी गणों एवं कार्मिकों के लिए भी उपयोगी होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विभिन्न विभागों द्वारा संचालित जन कल्याणकारी योजनाओं का लाभ लेने के लिए आवेदन प्रक्रिया की जानकारी, आवेदन कैसे और कहां करना है एवं योजनाओं की पात्रता चयन प्रक्रिया क्या है तथा आवेदन हेतु किन किन आवश्यक दस्तावेजों की आवश्यकता रहती है, इससे संबंधित जानकारी को सुलभता से समझने की प्रक्रिया को पुस्तक के रूप में सरल भाषा में समावेश किया जाना निश्चित रूप से सभी के लिए उपयोगी रहेगा। रुक करेंगे अगली खबर का देहरादून से। अगली अहम खबर है देहरादून में राज्यपाल रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह से राजभवन में उत्तराखंड के नवनियुक्त डीजीपी अभिनव कुमार ने शिष्टाचार भेंट की है। इस अवसर पर डीजीपी अभिनव कुमार ने राज्यपाल से विभिन्न आगामी योजनाओं की चर्चा की है। वहीं राज्यपाल ने अभिनव कुमार को राज्य का डीजीपी बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं दी हैं। अब बढ़ेंगे अगली खबर की ओर। रामनगर वन प्रभाग के अंतर्गत पड़ने वाले कालाढूंगी रेंज के ग्रामीण क्षेत्र से घर के आंगन में खेल रही 5 वर्षीय बच्ची को 4 नवंबर को गुलदार ने अपना निवाला बना लिया था। इसके बाद से ही गुलदार को रेस्क्यू करने के लिए वन विभाग रामनगर की टीम मौके पर पहुंचकर 3 पिंजरे लगाने के साथ ही कैमरा ट्रैप और क्षेत्र में वन कर्मियों की गश्त भी बढ़ा दी गई थी। वहीं अब वन विभाग ने इस हफ्ते 2 गुलदारों का सकुशल रेस्क्यू किया है, जिसमें ये गुलदार लगातार आबादी के पास दिखाई दे रहे थे। गुलदारों को चिन्हित करने के बाद वन विभाग ने इन 2 गुलदारों को अलग अलग
पिंजरे में कैद किया है, जहां कार्बेट पार्क के ढीला रेस्क्यू सेंटर में इन गुलदारों को चिकित्सकों की निगरानी के बीच रखा हुआ है, जहां वन प्रभाग रामनगर ने इन दोनों ही गुलदारों के सैंपल CCZM हैदराबाद भेजे हैं। अब विभाग को जांच रिपोर्ट आने का इंतजार है, उसके बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। कालाडूंगी रेंज में लगभग 4 नवंबर को एक घटना हुआ था जहाँ पे वो 5 साल की बच्ची के ऊपर हमला किया गया था लेपर्ड को। तो उस टाइम से अब तक हमारा लगातार ये रेस्क्यू ऑपरेशन चल ही रहा था। तो अभी हमको जाते हुए एक सफलता मिली है। वहीं सेम जगह से हम जहाँ पे 3 केजेस लगाए थे इस कॉन्फ्लिक्ट लेपर्ड को पकड़ने के लिए, तो उनमें से 2 लेपर्ड पकड़ में आ गए हैं। अभी इसका सैंपल हमने ले लिया है और जो बॉडी से सैंपल मिला था वो सैंपल सब तीनों सैंपल को हमने CCMB हैदराबाद को भेज दिया गया है। तो जैसे ही वहाँ से एक रिपोर्ट आती है कि कौन सा लेपर्ड के साथ ये मैच हो जाती है, उसके बाद हम नेक्स्ट आगे का कार्रवाई करेंगे।